मीटिंग का चालू है ना? चालू है ना, यहाँ पे जाइए ना। नहीं नहीं, ये हाँ स्टार्ट है मैम। स्टार्ट है। चलिए भाई, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या पता है अपने को? सेक्शन 8 कंपनी के बारे में सबसे पहले तो, हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बेसिकली इसको ये छूट मिलती है कि अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना भी लगाए, ना लगाए तो चलेगा। इसका लॉजिक क्या है? व्हाट वाज द लॉजिक कि नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शन 8 कंपनी को लगाने की ज़रूरत नहीं है? मैंने बताया था। हाँ, बेसिकली लॉजिक ये है कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। जब भी आप किसी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड सुनते हैं तो वो ऐसा साउंड करता है जैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, कोई चैरिटी इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसके नाम के आगे अगर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा तो अच्छा साउंड नहीं करेगा। करेक्ट है? जैसे रिलायंस फाउंडेशन है ना, वो क्या है? सेक्शन 8 कंपनी। रिलायंस फाउंडेशन क्या है? सेक्शन 8 कंपनी। टाटा ट्रस्ट क्या है? सेक्शन 8 कंपनी। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं दोनों। करेक्ट है? अब जस्ट इमेजिन, रिलायंस फाउंडेशन की जगह अगर इसे हम रिलायंस फाउंडेशन लिमिटेड ही कहें तो नॉर्मल कंपनी जैसा साउंड कर रहा है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की जैसा साउंड नहीं कर रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस रिलैक्सेशन हैज बीन गिवन। ठीक है, ताकि वो दूसरी कंपनी से अलग दिखे, बिकॉज इनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है। ठीक है, चलिए, सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है प्रमोट करने के लिए कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या फिर इनसे मिलता जुलता कोई और ऑब्जेक्टिव। इनमें से किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए या इनसे मिलते जुलते किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए एक सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। प्लस वो जितना भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा सेक्शन 8 कंपनी में, वो दोबारा से अपने इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए यूज करेगी। थर्ड बेसिक कंडीशन इज कि वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। The three very basic criterias for a section 8 company क्या क्या? कि वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करेगी। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या फिर इससे मिलता जुलता कोई और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट जनरेट करती है एक सेक्शन 8 कंपनी, वो प्रॉफिट दोबारा अपने ही ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए यूज करती है। ठीक है, तभी तो इसे नॉट फॉर प्रॉफिट कह रहे हैं। नेक्स्ट इज अपने मेंबर्स के बीच में ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। ये कंडीशंस आपको फुलफिल करने जरूरी हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सेक्शन 8 कंपनी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड्स एज अंडर। देखिए, मैं पहले आपको ना थोड़ा प्रोसेस बता दूं। प्रोसेस ये रहता है कि सेक्शन 8 कंपनी का ना लाइसेंस लेना पड़ता है। ये थ्योरी अभी हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, पहले मैं आपको पूरा बैकग्राउंड ऐसे ही बता देती हूँ। ठीक है, होता क्या है कि पहले आप एक कंपनी बनाते हैं, नॉर्मल कंपनी बन गई, अभी लिमिटेड कंपनी हो सकती है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। पहले तो आपको एक नॉर्मल कंपनी ही बनानी पड़ेगी, जैसे जनरली हम एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है,
उसके बाद में अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है, किस लिए? लाइसेंस के लिए। यानी सेक्शन 8 कंपनी का क्या लेना पड़ता है अपने को? लाइसेंस लेना पड़ता है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेटिस्फाई हो जाती है कि आप यही ऑब्जेक्टिव्स पर काम कर रहे हैं, आप सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अप टू डेट, तो वो आपको लाइसेंस ग्रांट कर देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देती है टू एक्ट एज सेक्शन 8 कंपनी। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो आरओसी है वो अपने रजिस्टर में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में इस कंपनी को रजिस्टर कर लेता है एज सेक्शन 8 कंपनी। फिर से बोलूं, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट पहले तो ये चेक करेगी कि कोई भी कंपनी शुड बी अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, लाइबिलिटी शुड बी लिमिटेड। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कौन आएंगे भाई? एक कंपनी आएगी विच मे बी अ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी इनके ऑब्जेक्टिव्स एंड एवरीथिंग, इफ एवरीथिंग सीम्स फाइन वो उनको क्या दे देगी? लाइसेंस दे देगी। लाइसेंस देने के बाद में रजिस्ट्रार को बताया जाएगा कि हमें क्या मिल चुका है? सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल चुका है टू परफॉर्म एज सेक्शन 8 कंपनी। उसके बाद में रजिस्ट्रार क्या कर लेगा? अपने कंपनी के रजिस्टर में इसकी एंट्री कर लेगा एज सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि अब आपको आपके नाम के आगे भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में थी क्या? हाँ, जब तक लाइसेंस नहीं मिला है तब तक तो आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड यूज करना पड़ेगा। जिस दिन से आपको लाइसेंस मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिस दिन से आप लोग इंटीमेट कर देंगे किसको? आरओसी को, उसके बाद से आपको ये छूट मिल जाएगी कि आप अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना लगाएं। प्लस whatever privileges, whatever exemptions have been given to a section 8 company, वो आपको कब से मिलेंगे? जब आपको ये लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट मिल जाएगा। इनफैक्ट कभी अगर किसी वजह से ये लाइसेंस आपसे छीन लिया जाता है, रिवोक कर दिया जाता है, तो आप एक नॉर्मल कंपनी बन जाते हैं। समझे मैंने क्या बोला? अगर आपने कोई कंडीशंस फुलफिल नहीं किए, कुछ गलतियां हो गई, आप डिफॉल्ट पे निकल गए, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। लाइसेंस कैंसिल हुआ है सिर्फ अगर, तो उसका मतलब ये है कि अब आप बन चुके हैं एक कंपनी, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी, जो कि आप पहले थे, आपका वही स्टेटस वापस आ गया है। करेक्ट है, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे आपको वाइंड अप करने का ऑर्डर ना दे दे। ठीक है, तो जहां से आपने शुरुआत की थी आप वहीं आके खड़े हो जाते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस रिवोक कर देती है ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। यानी कि ये जो स्टेटस है, कौन सा? सेक्शन 8 कंपनी वाला जो स्टेटस है वो आपको कैसे मिलता है? विद द हेल्प ऑफ दिस लाइसेंस विच इज ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए अब लाइन बाय लाइन लेते हैं कि ये सेक्शन क्या बोल रहा है। सबसे पहले, where it is proved to the satisfaction of the central government कि कोई भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज ए लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होना चाहते हैं और उनका जो ऑब्जेक्ट है वो है प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, रिसर्च। ठीक है, तो ऐसे केस में दो कंडीशंस और चेक करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या चेक करेगी? कि वो अपना प्रॉफिट अपने ही ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने में यूज़ कर रहे हैं, डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें ठीक लगती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लाइसेंस इशू कर सकती है इस कंपनी को टू एक्ट एज सेक्शन 8 कंपनी, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लाइसेंस जब भी दिया जाएगा इट मे बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका फायदा, सबसे पहला फायदा क्या है कि आपको आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं रिलायंस फाउंडेशन या टाटा ट्रस्ट आर सेक्शन 8 कंपनीज, है ना, दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद में रजिस्ट्रार क्या करेगा? अपने रजिस्टर में इस कंपनी को एज अ सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर लेगा। इतनी कहानी पढ़ चुके अपन ने इसके बारे में बात कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं
नेक्स्ट कह रहे हैं कि द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, उसे सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे और सारे ऑब्लिगेशंस आएंगे उसके ऊपर लिमिटेड कंपनीज के। समझ में आया? ठीक है, मतलब बैकग्राउंड क्या है इसका, लिमिटेड कंपनी का है। वॉट एवर प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑन लिमिटेड कंपनी शैल बी एप्लीकेबल ऑन अ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक फर्म सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर हो सकता है, एक फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर हो सकता है, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और फर्म भी एक सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर हो सकता है। अच्छा, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, नेक्स्ट, अगर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑल्टर करना चाहती है, अगर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या करना चाहती है, ऑल्टर करना चाहती है, तो उसके लिए उसे परमिशन किसकी लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। वाई? बिकॉज यहाँ पर देखिए, जब आप मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इसका क्या, एक ही ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया है कि यही ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल्स में आपके पार्ट्स बताए गए हैं, अगर आप उन्हें ऑल्टर कर रहे हैं तो आपको तो वैसे भी परमिशन इस तरीके से एक्ट करने की किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो आपको उन्हें ऑल्टर करने के पहले पूछना भी किसको पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने को, क्योंकि उन्होंने आपको अलाउ किया है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, है ना। आपके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ मेंशन्ड है, आपके मेमोरेंडम में मेंशन्ड है, आपके पार्ट्स के आप कैसे क्या काम कर सकते हैं आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, करेक्ट है। तो उन्हें ऑल्टर करने के लिए आपको प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, कैन दिस कंपनी कन्वर्ट इटसेल्फ, यस, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड लिमिटेशंस। कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस समझिएगा कि एज अ सेक्शन 8 कंपनी आप लोग इतने सारे फायदे उठा लेते हैं सेक्शन 8 कंपनी के, करेक्ट है। उसके बाद में 2-3 साल आपने बढ़िया फायदे उठाए, सब्सिडीज ली, टैक्स बेनिफिट्स लिए, देन यू कन्वर्टेड योरसेल्फ। तो कंडीशंस मैं आपको यहाँ पर बहुत ब्रीफ में बताऊं तो क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम्हें खुद को कन्वर्ट करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तुमने फिर जितने भी फायदे उठाए थे ना जब तुम सेक्शन 8 कंपनी की तरह काम कर रहे थे, वो सारे फायदे वापस करो। पहले जैसे तुमने अगर कोई सब्सिडाइज प्रॉपर्टी ली थी, तुमने कोई जमीन तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से इजीली मिल गई थी, तुम्हें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिले थे, रिटर्न ऑल दोज बेनिफिट्स एंड देन यू कैन कन्वर्ट योरसेल्फ। अदरवाइज ये तो बहुत इजी टास्क हो गया ना, कोई भी इनकॉर्पोरेट करेगा खुद को एज अ सेक्शन 8 कंपनी, फायदे उठाएगा कुछ सालों तक और खुद को फिर कन्वर्ट कर लेगा। जैसे इस्टेब्लिश हुए, बढ़िया पैसा हो गया और फिर कन्वर्ट कर लो, करेक्ट है। इसलिए कन्वर्जन पॉसिबल तो है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड लिमिटेशंस, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रूव हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई भी लिमिटेड कंपनी विच इज फॉर्म्ड विद दीज ऑब्जेक्टिव्स जो कि ऊपर आपको मेंशन्ड है, ठीक है, विद द रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस जो ऊपर मेंशन्ड है, अगर गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये कोई वायलेशन कर रही है, ये कोई वायलेशन कर रही है, कोई गलती कर रही है, ठीक है, तो इसका लाइसेंस क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसका लाइसेंस रिवोक कर सकती है और बोल सकती है अब आप आपके नाम के आगे क्या ऐड कर दीजिए, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐड कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, फिर से रजिस्ट्रार क्या करेगा, अब इसे एज अ नॉर्मल लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लेगा और अपने रिकॉर्ड्स में इसका सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस हटा देगा, करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ग्रांटेड टू अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन। अगर कंपनी कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करती है किसी प्रोविजन का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है, इसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। या फिर अगर कंपनी के जो अफेयर्स हैं वहाँ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही है, तो ऑब्वियसली क्या किया जा सकता है, लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी
लगता है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी को या तो वाइंड अप होने के लिए कह सकती है या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ में अमालगमेट यानी कि मर्ज होने के लिए कह सकती है, दूसरी कंपनी विच इज रनिंग विद द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, ताकि एक अच्छा काम खत्म ना हो है ना। ये सेक्शन 8 कंपनी एक अच्छा काम कर रही थी, कुछ लोगों की वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए कि अब इस कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई है। लेकिन क्योंकि हमेशा सरकार भी ये चाहती है कि अच्छा काम बंद नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है अमालगमेशन ऑफ दिस सेक्शन 8 कंपनी विद अनदर कंपनी हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, करेक्ट है। और अदरवाइज इट में ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑल्सो। 3 चीजें हैं, या तो लाइसेंस रिवोक कर देगी, लाइसेंस रिवोक किया तो कंपनी तो अभी भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है तो वाइंडिंग अप भी करवा सकती है। बट पॉसिबिलिटी है अगर कि इसी कंपनी को दूसरी किसी कंपनी के साथ में क्या कर दिया जाए, अमालगमेट कर दिया जाए, दैट द दूसरी कंपनी मस्ट बी अ कंपनी फॉलोइंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो वो दूसरी कंपनी के साथ में अमालगमेट होके ये सेक्शन 8 कंपनी में कंटिन्यू। हालांकि होता ये है कि फिर पुराना मैनेजमेंट जो है वो हटा दिया जाता है अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व थे तो, करेक्ट, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहे हैं हम, हालांकि आप ऐसा कोई भी ऑर्डर निकालें उसके पहले एक मौका तो देना चाहिए कंपनी को उसकी बात रखने का, ठीक है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई भी ऑर्डर पास कर रही है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना जरूरी है। किसको? कंपनी को। उसकी बात सुनने के बाद ही ऐसा कोई भी ऑर्डर पास किया जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं भाई, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए जब भी कोई कंपनी अमालगमेट होगी तो जो प्रीवियस कंपनी है जिसका अमालगमेशन, अमालगमेटिंग कंपनी एंड अमालगमेटेड कंपनी, करेक्ट है। तो जो कंपनी अमालगमेट हो रही है उसके पूरे असेट्स, लाइबिलिटीज एज टू एज कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, अमालगमेटेड कंपनी में, करेक्ट है, ठीक है, ऑब्वियस है, ये तो ऐसा ही होगा। अब एक लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 9, सॉरी लास्ट नहीं है, पॉइंट नंबर 9 क्या बता रहा है, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया था या कंपनी डिसॉल्व हो गई थी अंडर दिस सेक्शन और उसके बाद में भी कुछ उधार बाकी है कंपनी के ऊपर कुछ उधार बाकी है, असेट्स बाकी हैं, तो ये कंपनी अगर हम बंद कर रहे हैं तो इन असेट्स का और इन लाइबिलिटीज का अब क्या करें, समझ में आया। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हमने ऑर्डर किया था, ठीक है, कंपनी का हमने जब वाइंडिंग अप ऑर्डर किया या कंपनी डिसॉल्व हो गई तो अभी भी उसके असेट्स बचे हुए हैं और उसका अमालगमेशन किसी और के साथ में नहीं हो पाया। जरूरी नहीं है ना कि आपको अमालगमेशन के लिए कंपनी मिल ही जाएगी विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, अलाइनमेंट हो ही जाए, करेक्ट है, लेकिन अभी तो असेट्स बचे हुए हैं, डेट्स बचे हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये असेट्स जो हैं वो दूसरी सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स वाली कंपनी के को ट्रांसफर कर दिए जाए, और अगर नहीं तो आईबीसी फंड में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। आईबीसी फंड मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। अगर दूसरी कोई कंपनी नहीं मिलती है जिसको ये असेट्स ट्रांसफर किए जाए तो लास्ट में ये जो बचा हुआ पैसा है इस कंपनी का उसे आईबीसी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि यूज किया जाएगा आगे चल के इंसॉल्वेंट कंपनीज के लिए बाय द गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। बट प्रायोरिटी में क्या करना है, सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स वाली कंपनी को देखना है और उसी को एसेट्स ट्रांसफर करने हैं, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 आप देखेंगे, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल अमालगमेट ओनली विद अनदर कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज रिपीटेड, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन कंप्लाइंग इन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट तो पनिशमेंट है। पनिशमेंट क्या है, कंपनी के ऊपर
10 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। एंड डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर 25,000 से 25 लाख तक का फाइन जो है वो लग सकता है। इनफैक्ट अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही थी, कंप्लायंस नहीं हुआ वो चलो अलग बात हो गई, कॉन्ट्रावेंशन हुआ प्रोविजंस का वो अलग बात हो गई, अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज चल रही थी कंपनी के अंदर तो आपके ऊपर सेक्शन 447 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि बात करता है फ्रॉड के बारे में। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्टर्स किस में फंस जाएंगे, सेक्शन 447, जिसमें जेल भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक फिर से एक बार रीडिंग मारेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब हम वो लिखते जाएंगे। हेडिंग डालेंगे सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। चलिए अभी अपन पता है क्या करेंगे, अभी अपन एक एक बच्चा एक एक पॉइंट उठाएगा। ठीक है, एक एक स्टूडेंट एक एक पॉइंट उठाएगा और बताएगा। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। सेक्शन 8 कंपनी, हाँ ये बताएंगे। हाँ, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, हाँ, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, चैरिटेबल पर्पस के लिए बेसिकली ये इनकॉर्पोरेट होती हैं। प्लस एक और कंडीशन क्या है, एक नहीं 2 और कंडीशंस क्या हैं इसकी, जो भी प्रॉफिट होगा वो खुद के ही ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने में लगाएंगी, और तीसरा प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, लिखिए ये चीज सेक्शन 8 कंपनी में। लिखने के साथ साथ आपको क्लास में बोलना भी ज़रूरी है। ठीक है, बोलना क्यों ज़रूरी है, ये धीरे धीरे मुंह में बोलने से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक इसका लॉजिक समझिएगा कि मैं आपसे अब ये बात क्यों कह रही हूँ। अभी जितने भी CS बन रहे हैं, जितने भी बच्चे पास हो रहे हैं, वो पास तो हो जाते हैं, लिखना भी चलो आ गया, उन्हें बोलना नहीं आता है। और आपका काम, आपको नहीं लगता कि बोलने का रहेगा आगे चल के, मीटिंग्स करवानी है एज अ CS, आपको AGM में खड़े होना है, बिल्कुल स्टेज पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहने वाले हैं। अगर आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं हैं तो आपकी पर्सनालिटी उभर के नहीं आने वाली है, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, प्लस आपका बातचीत किससे होने वाली है, डायरेक्टर्स से। कंपनी में आप किसके साथ उठने बैठने वाले हैं, कंपनी के डायरेक्टर से। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। बहुत बड़ा फ्लॉ है ये हमारे प्रोफेशन में, बहुत बड़ा, कि बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं हैं। डिग्री मिलने के बाद भी बच्चों को बोलना नहीं आता है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि जब तक आपकी डिग्री आती है तब तक साथ में स्पीकिंग स्किल्स पे भी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करते रहें। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, तो कॉलेज में तो वो प्रेजेंटेशंस होती हैं, है ना, तो हम वहाँ पर बच्चों को जब बार बार प्रेजेंटेशंस के लिए बुलाते हैं तो वो ग्रेजुअली सीख जाते हैं 3-4 साल में। अपने प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स क्या होता है, वो 15 दिन के आपके ट्रेनिंग हो जाती है, आफ्टर द डिग्री MSOP होती है, उसमें भी 15 दिन में इंसान क्या ही सीख लेगा। तो खुद पर काम कीजिए। ठीक है, और इसके कुछ तरीके होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी कभी। एक दिन हम एक अलग से लेक्चर लेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। ठीक है, चलिए ओके। तो सबसे पहले ये आपने लिख लिया, ये पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको ये लिखना है कि गवर्नमेंट जो है मे अलाउ, कंपल्शन है क्या, नहीं, कंपल्शन नहीं है। गवर्नमेंट यानी कि कौन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मे अलाउ एरो लाइसेंस, एरो करके क्या लिखेंगे, लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद नीचे ROC शैल रजिस्टर। अब अगर लाइसेंस मिल गया है तो ROC को तो कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करना ही पड़ेगा।
उसके लिए तो ये ऑब्लिगेटरी है, करेक्ट है। आर ये लिखा ही है, गवर्नमेंट मे अलाउ, सेंट्रल गवर्नमेंट मे अलाउ, आरओसी शैल रजिस्टर, आरओसी शैल रजिस्टर। अच्छा ये मूव नहीं कर रहा है क्या? कर दिया, कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 2 पीछे, पॉइंट नंबर 2, बिल्कुल, जो भी कंपनीज इस सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड रहेंगी उनके ऊपर सारे के सारे ऑब्लिगेशंस और सारे के सारे प्रिविलेजेस आएंगे, कौन से? लिमिटेड कंपनीज के। एक फर्म भी मेंबर हो सकता है, ये 2 लाइंस में लिखिए, फर्म एरो मेंबर, privileges and obligations, arrow limited companies, privileges and obligations, arrow limited companies, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, एरो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, M&A शॉर्ट में लिखते जाना है सब, ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, राइट एरो बना के क्या लिखेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कन्वर्जन इज अलाउड, कन्वर्जन इज अलाउड, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है कि, या फिर लिख लीजिए याद रखने के लिए, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 5, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड एंड देन मेक अ क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट, लाइसेंस रेवोकेशन, लाइसेंस रेवोकेशन, लाइसेंस रेवोकेशन, इन केस ऑफ फ्रॉड, एरो बना के लिखेंगे फ्रॉड या कॉन्ट्रावेंशन, नीचे लिखेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर रेवोकेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर रेवोकेशन, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है? पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 7, एवरीवन, पॉइंट नंबर 7 रीड इट वंस, क्या बोल रहा है? बिल्कुल, पॉइंट नंबर 7 ये कह रहा है कि जब भी कोई लाइसेंस, किसी भी सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है तो इस कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है या इनफैक्ट इसे दूसरी कंपनी के साथ में अमालगमेट किया जा सकता है, ठीक है। लिखिए, वाइंडिंग अप ऑब्लिक अमेलगमेशन, फिर से नीचे लिखेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, पॉइंट नंबर 8 इज समवॉट सिमिलर, रीड इट वंस, पॉइंट नंबर 8 एक बार रीडिंग मारिए फटाफट, पॉइंट नंबर 8,
बिल्कुल, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ज़रूरी है तो इस कंपनी को अमेलगमेट किया जा सकता है, दूसरी एक सिंगल कंपनी में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है विद सच कॉन्स्टिट्यूशन पावर राइट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरी लगता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है कि अगर डिसोल्यूशन के बाद में क्या बच जाते हैं, असेट्स बच जाते हैं, तो उनको सेम कंपनी में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब क्या है कि ये पॉइंट बता रहा है कि अगर अमेलगमेशन नहीं हुआ है, अगर लाइसेंस रिवोक हुआ और अमेलगमेशन दूसरी सिमिलर कंपनी के साथ में नहीं हुआ, तो फिर कुछ पैसा बचा है, अगर असेट्स बचे हैं अगर, तो इन असेट्स को सिमिलर कंपनी वाले के साथ को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर ये भी नहीं हो पाता है तो ये आईबीसी फंड में चला जाएगा, असेट पूरा, ये पैसा कहाँ चला जाएगा, आईबीसी फंड में चला जाएगा। ठीक है ओके, पेनल्टी लिख लीजिएगा। कंपनी के ऊपर कितनी है, 10 लाख से 1 करोड़, डायरेक्टर्स के ऊपर 25,000 से 25 लाख तक की। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में सेक्शन 447 सॉरी, ठीक है, याद रहेगा यहां तक एवरी पॉइंट। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जैक्टली सिमिलर, आप देखेंगे तो। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है, हाँ पहला पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, क्या बोल रहा है, हाँ जोर से, इट इज फॉर्म फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, ठीक है, एजुकेशन, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा डेफिनेशन में। ठीक है, पता है ये वही क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 2, बिल्कुल ठीक है, जो प्रॉफिट है वो ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना है, रिपीटेड है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड है। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहे हैं, मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो इसमें भी कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अदर कंपनीज में भी मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अदर देन निधि कंपनी। नॉर्मल प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में भी आप मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, स्टैम्प ड्यूटी से रजिस्ट्रेशन से इन्हें एग्जेम्पशन है। क्या होता है, जब आप कंपनी बनाते हो ना, तो आरओसी, जब आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है तो एमओए रजिस्टर होता है, आपका एओए रजिस्टर होता है, उसमें लगती है आपकी स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी में अच्छा पैसा जाता है गवर्नमेंट को, लेकिन एक सेक्शन 8 कंपनी क्योंकि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए है समहाउ, करेक्ट है, तो इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं, वो स्टैम्प ड्यूटी इनके ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं इन कंपनीज को, बहुत सारे प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं एक सेक्शन 8 कंपनी को। अब ये टोटल एग्जेम्पशंस भी हो सकते हैं, पार्शियल एग्जेम्पशंस भी हो सकते हैं फ्रॉम सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि लेसन 12 में हम देखेंगे। ठीक है, टोटल और पार्शियल एग्जेम्पशंस का मतलब समझते हैं आप क्या होता है। टोटल एग्जेम्पशन का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा सेक्शन ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, पूरी छूट है। पार्शियल यानी कि कुछ लिमिट दे दी है, कुछ लिमिट दे दी है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब अपन देख रहे हैं कि प्रिविलेजेस क्या क्या हैं। कुछ प्रिविलेजेस अपन कवर कर रहे हैं किसके, सेक्शन 8 कंपनी के। सबसे पहले जनरल मीटिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है एक सेक्शन 8 कंपनी की, इट कैन बी कन्वेंड आफ्टर द शॉर्ट पीरियड ऑफ 14 डेज अंडर सेक्शन 108। वैसे नोटिस कितने पीरियड का होता है, यहाँ पर शॉर्ट पीरियड 14 डेज का नोटिस भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आपको कह रहे हैं कि
जब भी मीटिंग के बाद में आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है कि भैया आप जो भी बातचीत हुई है मीटिंग में, इट मे बी कंफर्म बाय सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स, इट मे बी सर्कुलेटेड बाय, इट मे बी कंफर्म बाय सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पर आपको बोर्ड मीटिंग के लिए भी रिलैक्सेशन है, आपको 6 महीने में एक ही मीटिंग करेंगे तो भी चलेगा, करेक्ट है, ठीक है, यानी साल की 2 मीटिंग्स। इनका ये कहना है कि आप जो भी डिस्कशंस करते हैं, आप जो भी चीज़ें कंफर्म करते हैं मीटिंग्स में, है ना, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, मेंबर्स को बताना पड़ता है उनके बारे में, करेक्ट है। तो अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, अगर आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, तो इन मीटिंग्स में जो भी डिस्कशन हुए हैं वो आप मिनट बुक में रिकॉर्ड करेंगे और वो मिनट बुक मेंबर्स के बीच में क्या कर देंगे, सर्कुलेट कर देंगे, एंड यू विल बी डन, एंड यू विल बी डन विद योर पार्ट। जो भी डिस्कशंस आपके कहाँ हुए हैं, मीटिंग में हुए हैं, उन्हें आप क्या करेंगे, मिनट बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और वो मिनट बुक यानी कि वो मिनट्स आप सर्कुलेट कर देंगे किसके बीच में, मेंबर्स के बीच में, सो दैट उनको पता चल जाए कि मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं, अच्छा ये 30 दिन का टाइम होता है मिनट बुक का, ये तो आपको पता ही है, ओके। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बता रहे हैं कि जब भी एक कंपनी की मीटिंग होने वाली होती है, जनरल मीटिंग होने वाली होती है, तो नोटिस के साथ साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जाते हैं, ताकि जब मीटिंग में मेंबर्स आएंगे तो वो सब कुछ देख कर आए। क्वेश्चंस कब करेगा कोई, जब आप उनको कुछ डॉक्यूमेंट देंगे, तो ये डॉक्यूमेंट कब जाते हैं, 21 दिन पहले जाते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है कि जब नोटिस 14 दिन का दिया गया है, तो यहाँ पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कितने दिन पहले जा सकते हैं, 14 दिन पहले जा सकते हैं। क्वाइट ऑब्वियस, जब नोटिस का पीरियड कितना कर दिया, 14 दिन, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कैसे जाएंगे, 14 दिन पहले ही जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, maximum limit of 15 directors and appointment of more than 15 directors. Maximum directors in a company are 15, उससे ऊपर आपको अपॉइंट करने होते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ये सब काम यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ये कंडीशंस यहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगी, मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो आपको अपॉइंट करने की ही जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। कौन होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, डेफिनेशन नहीं पूछ रही, जनरली प्रैक्टिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, व्हाट इज हिज रोल इन अ कंपनी। ओह वाओ, जो हाँ अच्छा, जो रिलेटेड नहीं हो, समहाउ जिनका कोई कनेक्शन नहीं हो कंपनी के साथ में, वो इंडिपेंडेंट है। क्यों अपॉइंट करते हैं इनको, ताकि अंदर देखा जाए, अब आप एक प्रैक्टिकल चीज़ समझिएगा, जो थ्योरी है वो तो आप लोग देखेंगे किताबों में क्यों होता है, कितने होते हैं, कितने टाइम के लिए होते हैं, ये तो आप कंपनी लॉ में पढ़ ही लेंगे। एक्चुअली डायरेक्टर्स जो होते हैं ना कंपनी के अंदर, तो जो लोग रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ आ रहे, जैसे अपन रोज़ क्लास में मिल रहे हैं, आई मे बी बायस्ड टुवर्ड्स यू ऑल, करेक्ट है। अब जैसे एग्जाम सेंटर पे मेरी ड्यूटी लगी, ठीक है, वहाँ पे मुझे तुम दिख रहे हो, करेक्ट है, तो मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ, मैं बायस्ड हो सकती हूँ, करेक्ट है, लेकिन मैं दूसरों के लिए, करेक्ट है, मैं उन्हें जानती ही नहीं हूँ। तो जब भी लोग एक ही जगह इतने समय तक साथ में रहते हैं, काम करते हैं, तो वो लोग कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं। जैसे आपने आज तक कितने सारे स्कैम्स देखे हैं कंपनीज के अंदर, तो आखिर वो कैसे हो जाते हैं, जब एक ऑडिटर भी है, डायरेक्टर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मीटिंग हो रही, तो फिर कंपनी में इतने स्कैम्स आखिर कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरी मिलीजुली सरकार ही तो है, ठीक है। ऑडिटर को सैलरी कहाँ से मिल रही है, कंपनी से, करेक्ट है, इसीलिए तो आया था रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कि अब ऑडिटर को भी क्या होना पड़ेगा, रोटेट होना पड़ेगा,
करेक्ट है। डायरेक्टर्स के केस में भी सेम चीज है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक बाहरी व्यक्ति है जो देख रहा है कि अंदर सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा, एंड क्योंकि वो एक बाहर का व्यक्ति है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है कंपनी के साथ में, तो वो कभी भी बायस्ड नहीं होगा। अप्रोच ये है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखने की कि भाई पब्लिक का इतना पैसा लेकर बैठे हो आप लोग, है ना, आप इंटरनली क्या डिसीजंस ले रहे हो, बहुत बार सालों बाद इम्पैक्ट पता चलता है, इतना बड़ा स्कैम हो गया, है ना। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी मीटिंग्स में आते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ क्वेश्चन करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कमिटीज के भी पार्ट होते हैं, जो कंपनीज में कमिटीज बनती हैं उसके भी पार्ट होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सो दैट वो अपना भी पक्ष रख सके, वो भी वहाँ क्वेश्चन कर सके कि ये चीज़ हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है। करेक्ट है, दिस इज द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी जनरली, राइट। ओके, नेक्स्ट, होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 महीने में एक मीटिंग करनी है सेक्शन 8 कंपनी को, कितनी, 6 महीने में एक मीटिंग करनी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एंड रिलेटेड कंप्लायंसेस, ये कौन सी कमिटी होती है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करना या सेटअप करना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी है। इसका मतलब ये होता है, जैसा कि नाम बता रहा है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन, यानी कि किसका अपॉइंटमेंट होगा, किन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर, नॉमिनेशन, ठीक है, और उनका रेम्यूनरेशन जो भी डिसाइड किया जाएगा, जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा ऑन द बोर्ड, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा और उनका कितना रेम्यूनरेशन होगा, ठीक है, इट शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। ये पता है क्यों बना है, ताकि कोई भी डायरेक्टर अपनी मन मर्जी से किसी को भी अपॉइंट ना कर ले और अपनी मन मर्जी से अपनी सैलरी कितनी भी ड्रॉ ना करे। यहाँ पर आपको कमिटी जो है वो देखती है कि हाँ, जो भी सैलरी डायरेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी ऑफर किया जा रहा है वो रीजनेबल है या नहीं है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ये तो ऑब्वियसली किसके लिए बनी है, आउटसाइडर्स के लिए, पीपल हु आर कनेक्टेड विद दी कंपनी। उन्हें अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई ग्रीवेंस है, तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी जो है वो उनके लिए काम करती है। सेक्शन 8 कंपनी में, सेक्शन 8 कंपनी में ये दोनों ही कमिटीज आपको बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का भी अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी नहीं चाहिए, कमिटीज नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, an OPC cannot be converted or converted into a section 8 company। मतलब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, एक 1% कंपनी जो है सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा, लॉजिक के साथ याद रखिएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। 1% कंपनी प्रॉफिट मोटिव के साथ में आती है, करेक्ट है। इसलिए दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसलिए 1% कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 8 कंपनी हैज इट्स इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी सिमिलर टू अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसलिए उन्हें पब्लिक की नज़र में अच्छी क्रेडिबिलिटी मिलती है, करेक्ट है। क्योंकि ये है तो आखिरकार एक कंपनी ही, तो चाहे आउटसाइड कोई भी एंटिटी हो, सारा वैल्यूएशन होता होगा, अकाउंट्स बनते होंगे, सारी चीज़ें कंप्लाई होती होंगी, इसलिए लोगों की नज़र में इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। चलिए फटाफट लिखेंगे अभी, एग्जेम्पशंस और प्रिविलेजेस, हेडिंग डालिएगा, एग्जेम्पशंस और प्रिविलेजेस ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। एग्जेम्पशंस और प्रिविलेजेस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। $14 days general meeting notice, 14 days general meeting notice। Point number 1,
14 days general meeting notice. Circulation of minutes for confirmation. Circulation of minutes for confirmation within 30 days of meeting. Circulation of minutes for confirmation within 30 days of meeting. Next, audited financial statements, 14 days. कितना दिया है? 14 days. Audited financial statements कितने दिन पहले दिए जा सकते हैं मीटिंग के? 14 days पहले. Maximum the directors not applicable. Maximum number of directors not applicable. Independent director not applicable. Board meeting once in 6 months. 1 in 6 months. Board meeting 1 in 6 months. Committee not applicable. Committees not applicable. Company secretary not applicable. OPC conversion into Section 8 company. OPC conversion into Section 8 company prohibited. Cross लगा दीजिएगा. OPC conversion into Section 8 company prohibited. ठीक है? हो गया? Everyone? ये ऑलरेडी शॉर्ट है क्योंकि जनरली कितने दिन का नोटिस होता है? 21 दिन का नोटिस होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंपनी लॉ में ही पढ़ा होगा शॉर्ट नोटिस दिया जा सकता है. तो ये 14 दिन जब आपने 21 से कर दिया, दिस इज ऑलरेडी शॉर्ट नोटिस. इससे शॉर्ट नहीं चलेगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं ऑफ सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, फिर कल से स्टार्ट करेंगे हम प्रोड्यूसर कंपनी. नेक्स्ट कंपनी आपकी हम कल से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले एक्सेस टू टैक्स बेनिफिट्स. एक्सेस टू टैक्स बेनिफिट्स, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर सेक्शन 80G टू अ सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है, जब आप टैक्स देखेंगे वहाँ पर आप जब डिडक्शंस वाला पूरा देखेंगे 80C टू 80U सेक्शंस कवर्ड हैं फॉर डिडक्शंस, तो वहाँ आप देखेंगे इन कंपनीज को बहुत सारे डिडक्शंस, बहुत सारे एग्जेम्पशंस जो हैं वो मिल जाते हैं. ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स अच्छे खासे मिलते हैं एक सेक्शन 8 कंपनी को, क्योंकि ये क्या है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है. तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को टैक्स में एग्जेम्पशंस भी हैं प्लस डिडक्शंस भी हैं. ठीक है, क्या डिफरेंस होता है एग्जेम्पशन में और डिडक्शन में? नहीं, हाँ, somehow you are right. बेसिकली एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि ये वाली इनकम तो एग्जेम्प्टेड है, ये तुम अपनी टोटल इनकम में डालोगे ही नहीं. समझ में आया? जैसे जब आप पढ़ोगे एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब पता है क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर इनकम है वो तो क्या है, एग्जेम्प्टेड है फॉर एग्जाम्पल. तो मतलब आपके टोटल इनकम में आपको वो वाला इनकम का पार्ट जो है वो डालना ही नहीं है. पीएफ का पैसा आया है, अगर एग्जेम्प्टेड है ना, लम सम में आपने लिया, पूरा प्रोविजन है उसका, आप पढ़ोगे वहाँ पे पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा है, एग्जेम्प्टेड है, तो आपको आपकी टोटल इनकम जिस साल में आपको वो रिसीव हुआ है उस साल की दूसरी इनकम के साथ में आपको इसको वो इंक्लूड ही नहीं करना है, ऐड ही नहीं करना है, या मतलब एग्जेम्प्टेड. डिडक्शन का मतलब क्या होता है समझिएगा. डिडक्शन का मतलब होता है कि जब आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम पूरी निकाल लेते हो ना, फिर क्लबिंग करते हो, सेट ऑफ करते हो, है ना, फिर डिडक्शंस लगाते हो. डिडक्शंस लगाने का मतलब है कि आपकी टोटल इनकम में से सरकार ने आपको रिलैक्सेशन दिया है कि आप अपनी इनकम में से इतना इतना माइनस कर सकते हो. जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, LIC ले रखी है, उसका प्रीमियम क्या कर सकते हो,
माइनस कर सकते हो, बच्चों की फीस, हॉस्टल फीस वगैरह जो है वो माइनस कर सकते हो। आप किसी बॉर्डर एरिया पे रहते हो तो आपको इतने का डिडक्शन मिलेगा मंथली, ऐसा ऑल दीज थिंग्स। ये क्या रहेंगे आपके डिडक्शन, जो आप लास्ट में अपनी टोटल इनकम में से क्या करते हो, माइनस। आपने एक्चुअली ये खर्चे किए हैं या नहीं। जैसे सैलरी के लिए इस साल कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया, 75,000 का, करेक्ट है। मतलब आप क्या कर रहे हो, एंड में टोटल सैलरी में से माइनस कर रहे हो कितना, 75,000। ये क्या है आपका डिडक्शन। एग्जाम्पशन क्या है, जिसे टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं किया, करेक्ट, समझ में आया। तो यहां पर सेक्शन 8 कंपनी को एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस बोथ आर एप्लीकेबल, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो स्टैम्प ड्यूटी ऑन एमओ एंड एओए, हमने पहले ही बात कर ली इसके बारे में, रिपीटेड है। मिनिमल शेयर कैपिटल रिपीटेड है, एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या, is it a separate legal entity? Of course it is a company, so it is a separate legal entity. Improved credibility, as I said, ठीक है। improved credibility से आप ये समझिए कि जो एक नॉर्मल एनजीओ होता है, ठीक है, नॉर्मल एनजीओ हो गया, कोई सोसाइटी हो गई, कोई ट्रस्ट हो गया, उनसे बेटर क्रेडिबिलिटी होती है एक सेक्शन 8 कंपनी की। वाई, बिकॉज बीच में गवर्नमेंट है, आरओसी है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है, लाइसेंस मिला है, ठीक है। एक बार रीडिंग मारेंगे यहाँ तक। कल वाला क्वेश्चन लिख के लाए, आंसर क्वेश्चन का लिखा है, किस किस ने लिखा है, किस किस ने लिखा है, आपने लिखा है, कौन सा, नहीं लिखा, आपके पास वाले ने नहीं लिखा, नहीं लिखा, अच्छा तो लिखना नहीं चाहिए था जब मैंने होमवर्क दिया था तब। इधर से किसी ने नहीं लिखा, वेरी गुड, बहुत सही। एवरी वेडनेसडे, आज आखिरी बार बोल रही हूँ मैं, हर वेडनेसडे को आपकी कॉपी चेक होगी। मैंने कल भी कहा था, हर एक वेडनेसडे को मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो चेक होंगे। हम भूल गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कॉपी नहीं लाए, ये भी होता है ना, किया तो था पर कॉपी घर पे रह गई, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। मुझे लिखे हुए आंसर्स चाहिए। अभी तो एक एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इन लोगों से पूछो कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड में, 10-10 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी लेबर लॉ तक आएंगे हम, तब एक्चुअली आप बोलोगे कि पूरे नहीं हो पाए। तो मैं समझ भी पा रही हूँ, एक क्वेश्चन लिख के नहीं ला रहे हो आप लोग, थोड़ा एक्टिव मोड पर आ जाइए। अब वेडनेसडे आज था, मैं कल चेक करूंगी, ठीक है। कल मुझे लिखा हुआ चाहिए, निधि कंपनी वाला क्वेश्चन दिया था मैंने कल, करेक्ट, निधि कंपनी वाला क्वेश्चन याद आ रहा है? अभी भी याद नहीं आ रहा बेटा, बादाम बादाम लेकर आओ। चलिए आगे का लेते हैं कल से।